देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। फिक्र आपकी में अगले 1 घंटे तक आपको आपकी फिक्र से जुड़ी हर खबर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले गौर कर लेते हैं हमारे खास सेगमेंट्स पर। हॉटस्पॉट न्यूज टॉप 9, फिर होगा फिक्र का जिक्र, फिर होगा फिक्रनामा, इसके बाद रेड अलर्ट, फिर कोरोना पॉजिटिव और फिर दिनेश बताएंगे जो है सो है। लेकिन सबसे पहले 9 बजे की शुरुआत हॉटस्पॉट टॉप 9 के साथ। शुरुआत करेंगे हॉटस्पॉट शहरों की हेडलाइंस के साथ। सबसे पहले हॉटस्पॉट नंबर 1 मुंबई की बात कर रहे हैं। 15,000 के करीब संक्रमित और 556 यानी 550 लोगों की मौत हो चुकी है। हॉटस्पॉट नंबर 2 अहमदाबाद, 6,000 के पार मरीजों की संख्या हो चुकी है, 421 की मौत हो चुकी है। हॉटस्पॉट नंबर 3 देश की राजधानी दिल्ली, चिंता का विषय, 8,000 के नजदीक संक्रमितों की संख्या, 106 की मौत। हॉटस्पॉट नंबर 4 चेन्नई, 4,800 के पार मरीजों का आंकड़ा, 40 लोगों ने दम तोड़ दिया है। हॉटस्पॉट नंबर 5 जयपुर में 1,333 हुए संक्रमित, अब तक 61 लोगों की मौत हो चुकी है। हॉटस्पॉट नंबर 6 इंदौर में 2,000 के पार पीड़ितों की संख्या, अब तक 95 लोगों की गई जान, 24 घंटे में 91 नए मरीज। हॉटस्पॉट नंबर 7 आगरा में 794 हुआ मरीजों का आंकड़ा, अब तक 24 लोगों ने तोड़ा है दम। हॉटस्पॉट नंबर 8 कोलकाता में 1,000 के पार संक्रमितों की संख्या, अब तक 135 लोगों की मौत हो चुकी है। हॉटस्पॉट नंबर 6, और ये हम बता रहे हैं आपको हॉटस्पॉट नंबर 6 की अगर बात कीजिए तो संक्रमितों जालंधर में अगर बात कीजिए 197 और 5 की मौत हो चुकी है। हॉटस्पॉट नंबर 10 हैदराबाद में 796 हुई मरीजों की संख्या, अब तक 23 लोगों ने तोड़ा दम। हॉटस्पॉट हेडलाइन के बाद हॉटस्पॉट टॉप 9, जहां हम आपको दिखाएंगे सिर्फ और सिर्फ हॉटस्पॉट शहरों का हाल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की पहली किश्त का लेखा जोखा पेश किया। एमएसएमई को 3 लाख करोड़ बिना गारंटी के लोन दिया जाएगा। स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ तक के सरकारी टेंडर अब देसी कंपनियों को ही दिए जाएंगे। मुंबई का धारावी कोरोना का एपीसेंटर बन गया है। आज 66 नए मामलों के बाद यहां आंकड़ा 1,028 पहुंचा। वहीं मुंबई में मरीजों की संख्या 15,000 के करीब है, मौत का आंकड़ा 556। दिल्ली में कोरोना से बड़ा मौत का आंकड़ा, डेथ समरी आने के बाद राज्य सरकार ने 106 मौतों की पुष्टि की है। 24 घंटे में 359 नए मामले आने के बाद मरीजों का आंकड़ा 8,000 के पार। नोएडा में भी लगातार कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। आज 6 नए लोगों को रिपोर्ट किया गया पॉजिटिव, जिसके बाद मरीजों की संख्या हो गई है 236। हालांकि 143 मरीज ठीक हो चुके हैं, 90 मरीजों का इलाज जारी है, 3 की मौत हो गई है। साइबर सिटी गुरुग्राम में रोजाना कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। आज फिर अलग अलग इलाकों से 5 नए मरीज मिले। फिलहाल यहां 99 एक्टिव केस मौजूद हैं। फरीदाबाद में भी आज 23 नए मामले मिले। आगरा जेल में 10 कैदियों में कोरोना का संक्रमण होने के बाद हड़कंप मच गया। कैदियों के संपर्क में आए 100 से ज्यादा लोगों का सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया। इंदौर में कोरोना के एक संदिग्ध मरीज ने खुदकुशी कर ली है। अस्पताल की 4थी मंजिल से कूदकर शख्स ने जान दे दी। मृतक 24 अप्रैल से अस्पताल में भर्ती है। बिहार मिलिट्री पुलिस के 19 जवानों का टेस्ट पॉजिटिव निकला है, जिसके बाद बीएमपी कैंपस के बैरिकेडिंग लगातार सख्ती बढ़ा दी गई है। 29 नए मामले सामने आने के बाद बिहार में 932 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 90 हॉटस्पॉट बन चुके हैं, जिसमें से 77 इलाकों को रेड जोन घोषित किया गया है। सिर्फ श्रीनगर में ही 16 इलाके रेड जोन में हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर में अब तक 900 से ज्यादा कोरोना केस सामने आ चुके हैं। 884 केस कश्मीर से। कोरोना काल में अब देश के सामने एक बहुत बड़ी फिक्र है। देश की इकोनॉमी के पहिए चलाने वाली एमएसएमई के साथ हाथ कैसे बटाएं, उनको नई ताकत कैसे दें, इनको कैसे एक बार फिर अपने पैरों पर खड़े होने लायक बनाएं, ताकि पीएम मोदी का आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो सके। इसे लेकर आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई घोषणाएं की। इस बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन फिक्र में सबसे पहले कोरोना काल की एक बहुत बड़ी फिक्र जो देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई है।
कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाने वाले सुरक्षा बलों के रडार पर हैं और अब तक 10 आतंकी सेना की हिट लिस्ट में हैं। टीवी 9 भारतवर्ष के पास उन 10 आतंकियों की एक्सक्लूसिव लिस्ट है जिनको जल्द ही सेना मौत के घाट उतारने वाली है। इस लिस्ट में हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा के आतंकी हैं। इन आतंकियों का कच्चा छिट्टा टीवी 9 भारतवर्ष के पास है। हम आपको सुपर एक्सक्लूसिव डिटेल हर आतंकी के बारे में एक एक बताएंगे। गिनना शुरू करिए। नंबर 1 भारतीय सेना के टारगेट पर नाम है डॉक्टर सैफुल्ला मीर। इसका कोड नेम है गाजी हैदर। इसे डॉक्टर साहब के नाम से जाना जाता है। इस खूंखार आतंकी ने 8 अक्टूबर 2014 को हिजबुल मुजाहिदीन ज्वाइन किया था। भारतीय सेना के टारगेट पर दूसरे आतंकी का नाम है मोहम्मद अशरफ खान, कोड नेम अशरफ मौलवी और मंसूर उल इस्लाम। 9 सितंबर 2016 को हिजबुल मुजाहिदीन को ज्वाइन किया था। टारगेट नंबर 3 भारतीय सेना के टारगेट पर मौजूद इस तीसरे आतंकी का नाम है जुनैद शोहराई। यह हिजबुल का सक्रिय सदस्य है। इसे कहते हैं खूंखार, लेकिन इसको मौत के घाट जल्द उतारा जाएगा। साउथ कश्मीर में काफी लंबे समय से एक्टिव है। टारगेट पर जो आतंकी नंबर 4, उसका नाम मोहम्मद अब्बास शेख। इसका कोड नेम है तुराबी मौलवी। यह 3 मार्च 2015 से हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी है। 5वें नंबर का आतंकी भारतीय सेना के हिटलिस्ट में, उसका नाम जाहिद जरगर। इस दहशतगर्द को सेना बड़ी शिद्दत से तलाश कर रही है। 2014 के आखिर में जैश ए मोहम्मद को इसने ज्वाइन किया था। 6, इसका नाम है शकूर। भारतीय सेना की हिट लिस्ट में 6 नंबर पर। यह लश्कर का सदस्य है। साल 2015 में इसने आतंक की राह पकड़ी। जिस दिन यह सेना के हाथ लगा, बचेगा नहीं। और यह है फैजल। इसे आतंक की दुनिया में फैजल भाई के नाम से जाना जाता है। यह जैश ए मोहम्मद का सदस्य है और साल 2015 में इसने आतंकी संगठन से अपना नाम जोड़ा था। टारगेट नंबर 8 अब इंडियन आर्मी की हिट लिस्ट में मौजूद इस आतंकी को देखें आप। नाम है शिराज अल्लोन। हिजबुल मुजाहिदीन का सदस्य। 30 सितंबर 2016 को इसने आतंकी तंजीम ज्वाइन की। आतंकी नंबर 9 है सलीम परे, जो जैश ए मोहम्मद का है। इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है, लेकिन यह भारतीय सेना की हिट लिस्ट में है। यह भी जल्द मार दिया जाएगा। ओवैस मलिक, यह लश्कर तैयबा का सदस्य है। भारतीय सेना की हिट लिस्ट में 10वें नंबर पर है। इसका नाम जल्द आएगा उस लिस्ट में जहां पर इसको कहा जाएगा कि यह भी ढेर कर दिया गया। अब जरा 2 तस्वीरें देखें आप। पहली तस्वीर बुरहान वानी और उसकी वो पलटन की है जिसको निपटा दिया गया। अब आपको बता दें, बुरहान वानी के ग्रुप में 10 कमांडर थे जिनका काम तमाम किया जा चुका है। खुद बुरहान वानी 2016 में मार गिरा गया। बुरहान वानी के बेहद करीबी रहे इन 10 कमांडर को भी भारतीय सेना निपटा चुकी है। दूसरी तस्वीर में एक के बाद एक दिख रहे वो 10 भारतीय सेना के अगले टारगेट हैं जिनके खात्मे के लिए सेना ने ऑर्डर दिया है। क्या पता अभी भी कुछ के खिलाफ कार्रवाई इस वक्त भी चल रही हो। ये 10 कमांडर इंडियन आर्मी की हिट लिस्ट में हैं। सेना जल्द इनके नापाक मंसूबों का काम तमाम कर देगी। दहशतगर्दी का पर्याय बन चुके ये कमांडर अब अपने आखिरी दिन गिन रहे हैं। अब आपको सुनाते हैं कश्मीर के उन लोगों का क्या कहना है, लेकिन उससे पहले सुमित चौधरी हमारे साथ है। सुमित, सीधे चलूंगा आपके पास। आपने आज आर्मी चीफ का इंटरव्यू किया है। एक तस्वीर हम ये दिखा रहे हैं, किस तरीके से ये वो 10 नाम हैं जो कि आने वाले समय में एक चुनौती हो सकते हैं या इनको भी पूरी तरीके से काफी डिकोड किया जा चुका है?
ठीक है निशांत, चुनौती तो ये बिल्कुल नहीं है, खासतौर पे सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। वक्त रहते इनके खिलाफ या फिर इनको एलिमिनेट करने के लिए सभी सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार तैनात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जब जब इन लोगों ने कश्मीर में अपनी दहशत ज़्यादा फैलाने की कोशिश की है, इनको एलिमिनेट भी किया गया। हमने देखा बुरहान वानी हो, रियाज नाइकू हो या दूसरा कोई बड़ा आतंकी चेहरा हो, उसको जब भी सिक्योरिटी फोर्सेस को उनके हाथ लगा, उसको तुरंत वहाँ से साफ कर दिया गया। और अभी ये 10 वो नाम हैं जो लगातार अपने पैर या फिर आतंक के जो पैर है वो कश्मीर घाटी में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से 4 से 5 हिजबुल मुजाहिदीन के साउथ कश्मीर है, जैश ए मोहम्मद है और लश्कर तौयबा। ये तीनों आतंकी समूह जो है लगातार अपने पैर फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत अच्छा फैक्ट या फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है निशांत, वो ये कि टीआरएफ जो 3 से 4 महीने पुराना ही ग्रुप है, वही लगातार इनके लिए खतरा भी बना हुआ। या फिर आपस में, हमने आपको याद होगा कि पहले भी ये डिस्कस किया था कि टीआरएफ के आ जाने के बाद लगातार इनके आपस में जो कन्फ्लिक्ट शुरू हो गए हैं, वही इनके खात्मे की लगातार बड़ी वजह भी बन रही है। यही वजह है कि लोग खुद, कश्मीर के जो युवा हैं, कश्मीर के जो लोग हैं, वो इनके बारे में ना सिर्फ बताते हैं बल्कि ये खुद आतंकी समूह एक दूसरे के बारे में इंट शेयर कर रहे हैं। निशांत, एक चीज और मुझे बताइए, और ये मेरा आपसे आखिरी सवाल है। अभी रियाज नाइकू को ढेर किया गया है, उसके बाद अगर इन 10 का पोटेंशियल थ्रेट देखा जाए, कैसे कंपेयर करेंगे? देखिए, पोटेंशियल थ्रेट की बात की जाए तो तभी से आपको याद होगा कि हंडवारा के बाद से आर्मी ने या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने ऑपरेशन बहुत तेज़ी से काम करना शुरू हुआ था। तभी उसके कुछ ही दिनों बाद या कुछ ही घंटों के बाद हम कह सकते हैं कि हंडवारा के तुरंत बाद रियाज नाइकू को एलिमिनेट किया गया। और अब सिक्योरिटी फोर्सेस की हिट लिस्ट में ये 10 है और इसमें सबसे पहला जो है वो सैफुल्ला है, जो डॉक्टर है, जो कमांडर बताया जा रहा है, हिजबुल का नया कमांडर। उसको एलिमिनेट करना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस की शुरू से कोशिश रही है कि ऐसे आतंकी समूहों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाए, ताकि ना सिर्फ इनको वहां से साफ किया जाए बल्कि ये और युवाओं को रेडिकलाइज ना कर सके। निशांत, इस जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। अब आपको सुनाते हैं कश्मीर के उन लोगों का क्या कहना है जो रियाज नाइकू जैसे आतंकियों से त्रस्त हैं। कश्मीर की आवाज, हम आपको उनका चेहरा छिपाते हुए दिखाना चाहते हैं ताकि उनकी जिंदगी को कोई खतरा ना हो। कश्मीर के लोगों का साफ साफ कहना है कि नाइकू के एनकाउंटर के बाद इलाके में बहुत सुकून है। अवंतीपोरा बेगपुरा में रियाज नाइकू का आप लोगों ने सुना है, हमारे हिसाब से ठीक ही हुआ है, क्योंकि ये जो हमारे कश्मीर का मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल दिन ब दिन ख़त्म होते जा रहा है। किसी के मुंह से कोई खुश नहीं होता है, लेकिन क्या है कि हमारे यहाँ का मुस्तकबिल सब कुछ ख़त्म ही होते जा रहा है। और हम इसके मुंह से इसलिए खुश है कि यहाँ का सब कुछ दिन ब दिन सुख चैन छीनते ही जा रहे हैं। ये जो हमारे बेगपुरा में इनकाउंटर हो गया था, जिसमें रियाज नाइकू मर गया था, इसमें हमारे को बहुत खुशी है कि ये हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो जाता है इससे, क्योंकि हर कोई अमन पसंद चाहता है, हर कोई मतलब खुशी चाहता है, हर कोई अमन चाहता है। तो इनकी वजह से ना इधर अमन है और ना ही खुशी मिलता है इनकी वजह से। अब आइए सुनते हैं कि आर्मी चीफ का क्या कहना है। एमएम नरवणे ने हमारे संवाददाता सुमित चौधरी से क्या कुछ कहा है। जो सर्दियों के महीने थे, वहाँ उस वक्त टेररिज्म के इंसिडेंट कम ही थे, लेकिन ये एक हमेशा पैटर्न ही रहा है कि जैसे ही मौसम सुधर जाता है, जैसे ही बर्फ़ पिघलने लगती है, तो हर साल थोड़े बहुत ही इंसिडेंट अप्रैल मई के महीने में बढ़ ही जाते हैं। तो इसमें भी कोई चिंता करने की बात नहीं है और इससे भी हम निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। देखिए, अगर आप कश्मीर का इतिहास और ये इंसर्जेंसी का, टेररिज्म का ये इतिहास देखो, तो हर बार नए ग्रुप आते रहते हैं, लेकिन नए ग्रुप के पीछे वो जड़ तो एक ही होती है और वो है सरहद के उस पार, जहाँ से इनको कंट्रोल किया जा रहा है। तो नाम चाहे जो भी हो, वो है तो है टेरर ऑर्गेनाइजेशन, और किसी भी तरीके से हम टेरर ऑर्गेनाइजेशन को कामयाब नहीं होने देंगे और उनके खिलाफ भी उसी तरीके से एक्शन लिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, रोजी रोटी, टैक्स और मकान की फिक्र की खबर आपको दिखाते हैं।
कोरोना संकट जैसी आपदा को अवसर में बदलने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज में सरकार ने 6 लाख करोड़ रुपए का हिसाब किताब देश की जनता के सामने रख दिया। मतलब राहत पैकेज का 1/3। इन 6 लाख करोड़ में सरकार ने लोअर और मिडिल क्लास को राहत देने के लिए 15 घोषणाएं की, जिनमें सबसे ज्यादा सूक्ष्म, लघु और मध्यम यानी MSME सेक्टर को 3 लाख करोड़, बिजली वितरण कंपनियों के लिए 90,000 करोड़, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी NBFC को 75,000 करोड़, कर्मचारियों और छोटी कंपनियों के लिए 2,500 करोड़ का ऐलान किया गया और TDS की दर में कमी से मिडिल क्लास को 50,000 करोड़ का फायदा होगा। अब हम आपको MSME, रियल एस्टेट सेक्टर सबकी फिक्र बारी बारी दिखाएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आर्थिक पैकेज में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं जिससे मिडिल क्लास को राहत मिलेगी। 20 लाख करोड़ के लेखा जोखा के पहले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 14 मई से अगले साल तक TDS और TCS के लिए 25% भुगतान में छूट दी जा रही। From, let us say, tomorrow till 31st March 2021, reduce the TDS rates and the TCS rates by 25% of the existing rate. So if the existing rate is 100, it will be reduced by 25%. This shall apply to all payments, if they are payment for contracts or professional fees or interest or rent or dividend or commission or brokerage. All of these will be eligible for this 25% rate reduction. इससे मिडिल क्लास को 50,000 करोड़ का फायदा होगा। तो जानिए कि कोरोना संकट में किन किन लोगों को इसका लाभ मिलेगा। मतलब जिन्हें TDS में 25% छूट मिलेगी। डॉक्टर, वकील, CA, आर्किटेक्ट, मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट, ब्रोकरेज या कमीशन पर जॉब करने वाले सभी लोग। इनकी आमदनी का 10% TDS कटता है। TDS मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसे ऐसे समझिए, कॉन्ट्रैक्ट पर जॉब करने वाले एक व्यक्ति की सैलरी है 1 लाख रुपए प्रति महीना, तो वो इनकम टैक्स विभाग को TDS देता है आय का 10%, यानी 10,000 रुपए हर महीना। लेकिन अब उसे TDS 25% कम देना होगा, यानी हर महीने 10,000 के बजाय 7,500 रुपए। मतलब 1 लाख रुपए कमाने वाले जिस व्यक्ति के हाथ में हर महीना 90,000 रुपए आते थे, उसे 92,500 रुपए मिलेंगे और सालाना 30,000 रुपए बचेंगे। सरकार की तरफ से दी गई ये राहत मार्च 2021 तक रहेगी। ये इसलिए भी किया गया है क्योंकि वर्ष 2021 में ऐसा लग रहा है कि लोगों की इनकम कम होगी। इनकम कम होगी तो स्वाभाविक है कि टैक्स भी कम बनेगा, और टैक्स कम बनेगा तो टैक्स का TDS और TCS का रेट भी कम होना चाहिए। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 25% की छूट दी है। इसके अलावा टैक्स के मोर्चे पर सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों को भी राहत दी है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को 3 महीने बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया और बकाया इनकम टैक्स रिफंड तत्काल रूप से दिए जाने का ऐलान किया गया है। कोरोना संक्रमण काल में लॉकडाउन की वजह से बंद पड़ी देश की अर्थव्यवस्था को जिस शुरुआती बूस्टर डोज की जरूरत है, वो प्रधानमंत्री मोदी के 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज देगा। फेज वाइज इस राहत पैकेज में अलग अलग सेक्टर्स को कितनी राहत मिली है और देश की ग्रोथ में इनका कितना बड़ा योगदान होगा, इसे समझिए। पहले बात MSME की। लॉकडाउन में अर्थव्यवस्था के रुके हुए पहिए को फिर से चलाने के लिए क्या किया गया, आपको बताते हैं। वित्त मंत्री जब आज 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर पैकेज की विस्तृत जानकारी देने सामने आई तो सबकी निगाहें इस बात पर टिकी थी कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले MSME सेक्टर को आखिर क्या मिलेगा। उन्होंने एक के बाद एक कई ऐसे ऐलान किए जो कोरोना के मारे इस सेक्टर को दोबारा खड़ा होने में मदद करेगा। आपको बता दें कि देश की GDP में MSME सेक्टर का योगदान करीब 30%। There are 6 major steps for the MSMEs. The first one, there is a collateral-free automatic loan for MSMEs which is being provided. This will give facility up to 3 lakh crores. वित्त मंत्री ने कहा कि मध्यम, सूक्ष्म, लघु और कुटीर उद्योग वाले इस सेक्टर को 3 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा।
उन्हें इसके लिए किसी तरह की गारंटी या कोलेटरल देने की जरूरत नहीं होगी। इसकी अवधि 4 साल की होगी और 1 साल तक मूलधन को चुकाने की जरूरत नहीं होगी। 50,000 करोड़ रुपए के फंड ऑफ फंड्स के जरिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। सरकार ने MSME की परिभाषा को भी बदल दिया है। इसके मुताबिक अब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सर्विस सेक्टर वाली MSMEs के लिए नियम अब एक जैसे होंगे। 1 करोड़ रुपए का निवेश और 5 करोड़ तक के टर्नओवर वाली उद्योग अब माइक्रो यूनिट कहलाएंगी। 10 करोड़ तक का निवेश और 50 करोड़ तक के टर्नओवर वाले उद्योग स्मॉल और 20 करोड़ तक के निवेश और 100 करोड़ तक के टर्नओवर वाली कंपनी को मीडियम यूनिट माना जाएगा। एक बात, MSME का जो डेफिनेशन चेंज होना था, ये तो बहुत साल से हम बात कर रहे हैं, 2006 से बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसके बाद कभी चेंज नहीं हुआ। लेकिन उस टाइम जो मैन्युफैक्चरिंग का आधार पे डेफिनेशन हुआ था, वो अभी चेंज हो गया क्योंकि सर्विसेज सेक्टर भी आ गया है इसमें, और सर्विसेज सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक साथ मिलके देखना चाहिए। तो एक तो जो आज अनाउंसमेंट हुआ है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर का एक सिमिलरली देखा जाएगा, सो व्हिच इज वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। इसके अलावा सरकार ने फैसला किया है कि 200 करोड़ रुपए तक की सरकारी खरीद में ग्लोबल टेंडर की अनुमति नहीं होगी। सरकार को घरेलू कंपनियों से टेंडर मंगवाने की बाध्यता होगी। जाहिर है कि इसका फायदा देश के छोटे उद्योगों को होगा। इसके अलावा लॉकडाउन की वजह से ट्रेड फेयर और एग्जीबिशन में हिस्सा न ले पाने वाली कंपनियों को नुकसान की भरपाई के लिए ई-मार्केट की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इतना ही नहीं, सरकारी विभागों से कहा गया है कि वो MSME का अटका हुआ पेमेंट 45 दिन के अंदर रिलीज करें। ये कितनी बड़ी रकम हो सकती है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि केवल उत्तर प्रदेश के MSME का करीब 15,000 करोड़ रुपए सरकारी उपक्रमों के पास 2 साल से अटका हुआ है। केंद्र सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाने वाली MSME को बूस्टर डोज दिया है। खर्च और आमदनी की सीमा से भी मुक्त कर दिया है। इसके साथ ही सरकार ने विदेशी कंपनियों के लिए एग्जिट प्लान भी बना लिया है। इस प्लान की शुरुआत की गई है ग्लोबल टेंडरिंग, यानी दुनिया की तमाम कंपनियों के लिए निकाले जाने वाले टेंडर की नई सीमा तय करके। इससे देश को कितना फायदा होगा और MSME के सुनहरे भविष्य की कल्पना कैसे साकार होगी, ये भी जान लेते हैं। 2 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज के साथ केंद्र सरकार ने पहले फेज में कई बड़ी राहत दी है। देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए हर वो कदम उठाए हैं जिससे लोकल को वोकल करने में मदद मिलेगी। MSME को हर बंधन से मुक्त करना सरकार की भविष्य निर्माण की महत्वपूर्ण योजना है। लेकिन इसी के साथ सरकार ने विदेशी कंपनियों का एग्जिट प्लान भी तैयार कर लिया है, जिसकी शुरुआत हुई है टेंडरिंग से। 200 करोड़ रुपए तक के टेंडर अब ग्लोबल नहीं होंगे। 200 करोड़ रुपए से ज्यादा के टेंडर ही ग्लोबल होंगे, यानी 200 करोड़ रुपए के अंदर जारी होने वाले टेंडर देश की कंपनी को ही मिलेंगे। इससे लोकल को वोकल करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र को मजबूती मिलेगी, क्योंकि देश में ज्यादातर टेंडर्स 200 करोड़ रुपए के अंदर ही होते हैं और देश की कंपनियों को ही ये टेंडर मिलने से देश का पैसा देश के अंदर रहेगा, जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। जहां एक और पहले 200 करोड़ तक के टेंडर्स ग्लोबल नहीं होंगे, एक वो राहत दी गई। अब उसके बाद जो अभी काम हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स कर रहे हैं देश भर में, चाहे वो रेलवेज का हो, सड़कों का हो, हाईवेज का हो, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स का हो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हों, क्योंकि कोविड के कारण ये समस्या खड़ी हुई, तब उनको 3 महीने से ज़्यादा 6 महीने तक की राहत इसमें दी जा सकती है एक्सटेंशन के रूप में, ताकि उनको कोई खामियाजा ना भुगतना पड़े। इसके अलावा टेंडरिंग के नियमों में बदलाव से देश की रीढ़ MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए भी एक बड़ा अवसर तैयार होगा। सरकार के आर्थिक सीमा के बंधन से MSME को मुक्त करने के बाद कई यूनिट्स एक साथ मिलकर भी टेंडर हासिल कर सकती है। ये होगा कैसे, इसे समझिए। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम यूनिट्स मिलकर टेंडर ले सकेंगी। 10 या कम मीडियम एंटरप्राइजेस मिलकर भी टेंडर ले सकेंगे।
20 स्मॉल एंटरप्राइजेस मिलकर भी 200 करोड़ का टेंडर ले सकेंगे। ये इसलिए आसान होगा क्योंकि सरकार ने MSME की इन्वेस्टमेंट लिमिट और टर्नओवर लिमिट को बढ़ा दिया है, जिससे अब इन यूनिट्स को अपने दायरे से बाहर जाने का खतरा नहीं होगा। इसके अलावा सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स को भी राहत दी गई है। कॉन्ट्रैक्टर्स को सरकार की तरफ से 6 महीने का एक्सटेंशन मिला है। इसके बाद भी कंडीशन के आधार पर राहत की उम्मीद है। सरकार के 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज में MSME के जरिए देश की अर्थव्यवस्था के इंजन को पटरी पर दौड़ाने का विशाल प्लान बन चुका है। इसमें न सिर्फ सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्योगों को बंधन मुक्त किया गया है, बल्कि कर्मचारियों को भी बड़ी राहत दी गई। हम बात सैलरीड एम्प्लॉइज की कर रहे हैं, जिनके प्रोविडेंट फंड में सरकार ने बड़ा योगदान देकर न सिर्फ कर्मचारियों को बल्कि नियोक्ता यानी कंपनियों के या फर्म को भी राहत दी है। इस राहत से अब कर्मचारियों की टेक होम सैलरी बढ़ जाएगी। ये रिपोर्ट देखें। केंद्र का राहत पैकेज गैर सरकारी संस्थानों में काम करने वाले एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। सैलरीड एम्प्लॉयज की टेक होम सैलरी बढ़ाने के लिए सरकार ने कई बड़े कदम उठाए। इससे लिक्विडिटी बढ़ेगी और पैसा ज्यादा मिलेगा। 15,000 से कम सैलरी वालों का PF अगले 3 महीने तक और सरकार भरेगी। यह राहत उन फर्म या कंपनियों के कर्मचारियों को मिलेगी जहां 100 से कम और 90% कर्मचारियों की सैलरी 15,000 से कम है। सरकार 15,000 से कम सैलरी वाले कर्मचारियों के नियोक्ता का 12% हिस्सा भी देगी। यानी मार्च, अप्रैल और मई के बाद जून, जुलाई और अगस्त का 24% PF सरकार भरेगी। प्रोविडेंट फंड जो है वो 12% जो कर्मचारी उसका भी और जो नौकरी देने वाला उसका भी 12% भारत सरकार देगी। और ये पहले 3 महीनों के लिए हमने किया था, जिसकी भुगतान कर भी दिया गया पहले 2 महीनों के लिए, और इसको अगले 3 महीने और बढ़ा दिया जाएगा। इसका प्रावधान भी जून, जुलाई और अगस्त के लिए कर दिया गया है। 3,67,000 ऐसी संस्थाओं के 72,22,000 ऐसे कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। यह प्रावधान वित्त मंत्रालय ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के 1,70,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज के तहत किया है, जो आगे भी जारी रहेगा। लेकिन इसके अलावा भी सरकार ने उन सैलरीड क्लास को भी राहत दी है जिनकी तनख्वाह 15,000 रुपए से ज्यादा है। इस प्रावधान में सरकार ने कुछ नए बिंदु जोड़े। 15,000 से ज्यादा सैलरी वाले कर्मचारी के PF का 2% योगदान सरकार देगी। 100 से ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनी के नियोक्ता के PF में हिस्सा भी 2% सरकार देगी। यानी अगले 3 महीने तक एम्प्लॉय और नियोक्ता का 2-2% का फायदा होगा। जो EPF कंट्रीब्यूशन है, जिनका EPF का योगदान है, वो ऐसे संस्थानों के लिए और कर्मचारियों के लिए 12% से कम करके 10% अगले 3 महीनों के लिए किया गया है। इससे कर्मचारी भी और संस्थान दोनों को लाभ मिलेगा। यानी 3 महीने तक सैलरीड एम्प्लॉयज और फर्म या कंपनी को सरकार ने बड़ी राहत दी है। इसके अलावा सरकारी और PSU के कर्मचारियों के PF पर सरकार 12% का योगदान जारी रखेगी। हालांकि PSU के कर्मचारियों के PF में योगदान 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है, जिससे उनकी टेक होम सैलरी 2% बढ़ जाएगी। यानी सरकार देश के 70,22,000 कर्मचारियों की मदद के लिए 2,500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उम्मीद करते हैं कि रिपोर्ट देखकर आपको अभी तक फिक्र में डाल रहे सारे आपके सवालात खत्म हो गए होंगे। हमने आपको आपके लिए तैयार की गई इकोनॉमी प्लान को आसान शब्दों में समझाया। आगे आपकी फिक्र से जुड़ी एक और खबर दिखाते हैं। देश को आत्मनिर्भर बनाने का सपना क्या है? क्या आप जानते हैं भारत सरकार का भारत को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प आपके जीवन में किस तरह का बदलाव ले आएगा? इस बदलाव में आपकी क्या भागीदारी होनी चाहिए और आपका क्या फायदा होगा? अब हम आपको दिखाते हैं अर्थव्यवस्था आगे बढ़ाने की फिक्र की ये रिपोर्ट, जो आने वाले 5 सालों में आपके जीवन में खुशहाली ला सकती है।
कोरोना के संक्रमण काल में लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था का पहिया रुका है, लेकिन केंद्र सरकार ने 2 लाख करोड़ का राहत पैकेज देकर अर्थव्यवस्था को वेंटिलेटर से बाहर निकालने की कोशिश की। इस पैकेज से इकोनॉमी का इंजन शुरू होगा, लेकिन इंजन को पटरी पर फर्राटे से दौड़ाने के लिए भी तैयारी हो चुकी है। यह तैयारी है आत्मनिर्भर भारत की। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकल को वोकल करने का मंत्र इस महामारी के दौर में भारत के सामने अवसरों का द्वार खोलेगा। लोकल को वोकल करने का मतलब है देश में बनी वस्तुओं का इस्तेमाल कीजिए और उनको गुणवत्ता के लिहाज से इस स्तर का बनाइए कि दूसरे देश भी खरीदने को मजबूर हो जाएं। यानी न सिर्फ देश के उत्पाद देश में बिकेंगे, बल्कि एक्सपोर्ट भी होगा, जिससे अर्थव्यवस्था का संकट खत्म होगा। यानी संकेत देश में आर्थिक मोर्चे पर खुशहाली की दस्तक के हैं, लेकिन यह होगा कैसे, इसे समझिए। साथियों, कोरोना संकट ने हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन, इसका भी महत्व बराबर समझा दिया है। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। कोरोना महामारी की आपदा को देश अवसर में बदल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान करने के साथ देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में जो कदम उठाया है, देश की खुशहाली की भविष्य की पटकथा है। लोकल को वोकल करने का सीधा अर्थ है अब देश में स्वदेशी और देश के अंदर निर्मित सामानों को ही खरीदना है, जिससे भारत के बाजार से विदेशों को मिलने वाली पूंजी बंद होगी और देश आर्थिक रूप से संपन्न होगा। और वो ऐसे कि देश के अंदर प्रोडक्शन बढ़ने से विदेश से आयात कम होगा, देश के अंदर बनने वाले सामानों से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, संक्रमण काल में गांव पहुंचे मजदूरों को फिर से रोजगार मिलेगा, स्वदेशी सामानों की बिक्री से पूंजी देश के अंदर ही रहेगी। अवसरों का दायरा न सिर्फ शहरों तक बल्कि गांव तक होगा। भारतीय छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों के लिए बाजार बड़ा होगा। गांव या कस्बाई इलाके के उद्योगों के लिए भी बाजार मिलेगा। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बाजार खुलेगा, दायरा बड़ा होगा, गांव-गांव का मैन पावर इस अर्थव्यवस्था में ज्यादा योगदान देने वाला होगा। यह मॉडल दुनिया के दूसरे देश या चीन के मॉडल से बिल्कुल अलग होगा, जिससे भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचने का रास्ता साफ हो जाएगा। भारत में बनने वाले उत्पादों का सबसे बड़ा बाजार खुद भारत होगा। इसके अलावा उत्पादन बढ़ने पर विश्व के देशों की जरूरत भी भारत पूरी कर सकेगा। खासतौर पर अनाज उत्पादन और फूड प्रोसेसिंग यूनिट से यह लक्ष्य हासिल होगा। इसके अलावा देश में कोरोना से जुड़ी वस्तुओं, दवाओं, उपकरणों को भी बाजार मिलेगा। यानी संक्रमण का दौर चलता रहेगा, लेकिन भारत के सामने अवसरों का बाजार है और तैयारी है उसी बाजार को हासिल करने की। यानी आप भी कोरोना के संकट के उस पार खुशहाल भारत की कल्पना कर सकते हैं। इस वक्त भारत के पास अवसर है और सरकार ने इस अवसर को भुनाने का जोखिम उठाया। यह पहला मौका है जब दुनिया के किसी विकासशील देश ने 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज दिया। लेकिन यह फिक्र सिर्फ राहत के लिए नहीं है, बल्कि इस राहत से संक्रमण को अवसर मानकर आर्थिक खुशहाली की तरफ बढ़ना है। लेकिन ये कैसे होगा, इसे देखते हैं। भारत में ही हर रोज 2 लाख पीपीई और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। लोकल को वोकल बनाने वाली अर्थव्यवस्था के नए मॉडल पर सरकार ने जिस तरह की योजना बनाई है, वो अवसर को भुनाने और देश को विकास की ओर ले जाने वाली है।
अगर इस योजना का सही क्रियान्वयन हुआ तो न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीन का दबदबा खत्म होगा, बल्कि आने वाले 5 साल में भारत खुशहाल होगा। स्वदेशी निर्मित वस्तुओं की मांग बढ़ने से उत्पादन भी बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ाने के लिए ज्यादा फैक्ट्री और ज्यादा मजदूर लगेंगे। उद्योगों की संख्या में बढ़ोतरी से देश में उद्योगपतियों की संख्या बढ़ेगी। ज्यादा मजदूरों की मांग से देश में संक्रमण काल में भी रोजगार बढ़ेगा। मजदूरों की मांग बढ़ने से मजदूरी बढ़ेगी, यानी ज्यादा पैसा मिलेगा। निर्माण क्षेत्र में बढ़ोतरी से भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पैठ बढ़ाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के जरिए देश का राजस्व बढ़ने से अर्थव्यवस्था सुधरेगी, और देश की अर्थव्यवस्था सुधरने का मतलब है कर्ज का बोझ घटना और ज्यादा से ज्यादा जनता की जेब में पैसा जाना। यानी चीन के सामानों के एग्जिट प्लान के साथ देश में निर्माण क्रांति होगी, और सरकार ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। शुरुआत अर्धसैनिक बलों की कैंटीन से हुई है। गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए सीआरपीएफ की कैंटीनों में 1 जून से सिर्फ स्वदेशी सामानों की बिक्री तय कर दी है। यानी देश के 10 लाख अर्धसैनिक बल और उनके 50 लाख परिवार लोकल की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, और तय है कि संक्रमण के बीच अवसर के 5 साल देश में बदलाव के रंग भरेंगे। और अब बात करते हैं आपके लॉकडाउन 4 वाली फिक्र की, जो नए रंग रूप में दिखेगा। हालांकि इस लॉकडाउन का खाका पूरी तरह से सामने तो नहीं आया है, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि 18 मई से लॉकडाउन सिर्फ नाम का होगा। और अगर आपने कोरोना का प्रसार रोकने की फिक्र कर ली तो पूरा देश बच जाएगा। अगर इकोनॉमी की रफ्तार भी चल निकली तो पूरा देश चमक जाएगा। आपको बताते हैं 18 मई से जब आप घर से बाहर काम पर निकलेंगे तो क्या कुछ बदलाव दिखा सकता है। लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4, पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं उनके आधार पर लॉकडाउन 4, इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी की इस बात से 2 बातें साफ हो गईं। पहला, देश से अभी कोरोना नहीं जाने वाला, और दूसरा, 17 मई के बाद और राहतें मिलने वाली हैं। लॉकडाउन 4 का नाम सुनते ही देश के करोड़ों लोगों के मन में 2 सवाल भी उठने लगे। पहला ये कि 18 मई से कहां-कहां प्रतिबंध रहेगा और कहां-कहां छूट मिलेगी। तो सबसे पहले जानिए कि लॉकडाउन 4 में सरकार आपका और आपके रोजगार दोनों की फिक्र कर रही है। इसके तहत जो रियायतें मिल सकती हैं उसके मुताबिक 18 मई से सार्वजनिक परिवहन सेवा शुरू हो सकती है। आप देख रहे हैं कि सीमित संख्या में ही सही, लेकिन रेलवे सेवा को तीसरे चरण में ही शुरू कर दिया गया। ऐसे में माना जा रहा है सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में सरकार और नरमी दिखा सकती है, क्योंकि कई फैक्ट्रियां, सरकारी और प्राइवेट दफ्तर खुल रहे हैं और 18 मई से और खुलेंगे, तो वहां के स्टाफ के जाने आने के लिए भी ट्रांसपोर्ट शुरू होगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी लॉकडाउन 4 के लिए राज्य की जनता से सुझाव मांगे। इसमें पूछा गया है कि क्या बस, मेट्रो, ऑटो जैसी सेवाओं को अभी शुरू किया जाना चाहिए या नहीं। माना जा रहा है कि दिल्ली मेट्रो को भी कुछ नियमों और सख्ती के साथ चलाया जा सकता है। लॉकडाउन के चौथे चरण में और भी सरकारी और निजी कार्यालय खुल सकते हैं। ऐसे में दफ्तरों को निर्देश दिया जा सकता है कि कम से कम लोगों को कार्यालय बुलाएं। जो घर से काम कर सके उन्हें ऑफिस आने को ना कहा जाए और उन्हें घर से ही काम करने दें। ऑफिस में पर्सनल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें। प्राइवेट और सरकारी दफ्तरों को खोलने के अलावा 18 मई से और भी आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत मिल सकती है। अर्थव्यवस्था को खोलने की फिक्र हमें और आपको सभी को करनी होगी।
और फिक्र करनी होगी मास्क पहनकर सोशल डिस्टेंसिंग से इसे कामयाब बनाने की। और जो प्रवासी मजदूर देश की इकोनॉमी को शुरू होने के बावजूद पलायन कर रहे हैं, उन्हें भी समझा बुझाकर रोकने की। यहां लोगों की फिक्र यह भी है कि क्या लॉकडाउन 4 में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के निर्धारण में भी कुछ बदलाव होगा? क्या 18 मई से रेड और ऑरेंज जोन में कुछ और रियायतें मिल सकती हैं? लॉकडाउन के अब तक के चरणों में आपने देखा कि क्रमबद्ध तरीके से सरकार ने छूट का दायरा बढ़ाया ताकि जान और जहान दोनों चल सके। पिछले तीनों चरणों में मिली रियायतों को देखते हुए ऐसी संभावना जताई जा रही है कि लॉकडाउन 4 में सिर्फ रेड जोन, कंटेनमेंट जोन में ही सख्ती देखने को मिल सकती है। साथ ही रेड जोन का पुनर्निर्धारण किया जा सकता है और कई रेड जोन को ग्रीन या ऑरेंज जोन में बदला जा सकता है। ऑरेंज और ग्रीन जोन में जनजीवन को सामान्य करने के लिए और भी छूट का दायरा बढ़ाया जा सकता है। 10 मई को मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक से जो बातें सामने निकल कर आईं, उससे ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के निर्धारण का अधिकार राज्यों को मिल सकता है। इसके अलावा राज्य में आर्थिक गतिविधियों को लेकर राज्य सरकारें फैसला ले सकती हैं। जिस तरह से राज्यों ने शराब की बिक्री पर फैसला लिया, वैसे ही कई मसलों पर राज्यों को अधिकारें दी जा सकती हैं। मतलब देश के अलग अलग राज्यों में लॉकडाउन 4 की शक्ल सूरत अलग अलग हो सकती है। बाकी इसका फाइनल खाका 15 मई के बाद खींचा जाएगा, जब अलग अलग प्रदेशों के सुझाव प्रधानमंत्री तक पहुंचेंगे और फिर 18 मई से पहले नए रंग रूप वाले लॉकडाउन 4 का ऐलान होगा। और अब देखते हैं खास सेगमेंट रेड अलर्ट। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश के कानपुर से आई ये तस्वीरें मन में खौफ पैदा कर रही हैं। ऐसे वक्त में जब लोगों को दूरी बनाए रखने के लिए सख्ती बरती जा रही है, तब ये हजारों की भीड़ कई सवाल खड़े कर रही है। तस्वीर कानपुर के शिवली आश्रम में रहने वाले बाबा शोभन सरकार के निधन के बाद उनके अंतिम यात्रा की है। ये वही शोभन सरकार हैं जिन्होंने उन्नाव के किले में 1000 टन सोना दबे होने का दावा किया था। अंतिम यात्रा में हजारों लोग सड़कों पर आ गए, जिनमें सांसद, विधायक और मंत्री भी एक एक करके पहुंच गए। रेड अलर्ट ये है कि इतनी भीड़ न जाने कितने लोगों के लिए जानलेवा साबित होगी, ये आप सोच भी नहीं सकते। कोरोना जैसी घातक बीमारी के बीच ऐसी लापरवाही करना किसी बेवकूफी से कम नहीं। सवाल ये कि इस दौरान पुलिस क्या कर रही थी। ये तस्वीरें लुधियाना के अस्पताल की हैं, जहां स्वास्थ्य कर्मियों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। स्वास्थ्य कर्मियों का आरोप है कि उनकी सैलरी से 3000 रुपए काटे गए, जबकि वो कोरोना संकट के बीच पूरी जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी दिन रात करते रहे। और ऐसा ही हाल अमृतसर में है, जहां स्वास्थ्य कर्मी बीमा को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। सोचिए, वो कोरोना वॉरियर्स जो फ्रंट लाइन पर खड़े होकर हमारे लिए काम कर रहे हैं, उन्हीं के साथ नाइंसाफी की जा रही है। जहां पूरा देश इन पर फूल बरसा रहा है, तालियां बजाकर उनका स्वागत कर रहा है, वहां इनके साथ ही ऐसी हरकत इनके हौसले को कमजोर करेगी। ना सानू कोई सुविधा हैगी, ना साडा बीमा हैगा, इन्ना कोरोना दे मरीज आ रहे हैं, कुछ भी नहीं हैगा साडे वास्ते, सुविधा कुछ नहीं हैगी। देश का सबसे अमीर मंदिर तिरुपति बालाजी मंदिर लॉकडाउन की वजह से अपने कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पा रहा। मंदिर ट्रस्ट इस महीने अपने कर्मचारियों को समय पर सैलरी देने में परेशानी का सामना कर रहा है। कर्मचारियों को इसकी जानकारी भी दी जा चुकी है कि सैलरी काटी या रोकी नहीं जाएगी, लेकिन कुछ समय की देरी हो सकती है। दान में आई गिरावट की वजह से तिरुपति मंदिर ट्रस्ट को अपने काम और खर्चों में मुश्किलें हो रही हैं। तिरुपति मंदिर ट्रस्ट में 21,000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं और इनकी सैलरी पर हर महीने 120 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर ट्रस्ट अपने कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए मंदिर ट्रस्ट में जमा एफडी और सोने का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि ये राशि और सोना भक्तों ने दिया है। इससे उनकी भावनाएं जुड़ी। इसका इस्तेमाल ट्रस्ट के खर्चों के लिए नहीं किया जाएगा। फरवरी में 5 करोड़ 72 लाख जारी किए गए ई वे बिल में अप्रैल आते आते बड़ी गिरावट सामने आई है। अप्रैल में सिर्फ 86 लाख ई वे बिल जारी किए गए। यह आंकड़ा यह दर्शाता है कि केंद्र से दी गई छूट के बाद भी मालवाहक ट्रक अब भी पूरी तरह से सड़क पर नहीं उतरे, यानी पहले जो जरूरी सामान आप तक आसानी से पहुंच रहा था, उसमें कमी आई।
फिक्र आपकी में अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट का, जिसका नाम है जो है सो है, दिनेश गौतम के साथ। दुनिया 2020 में T20 वाले अंदाज में ही बदल रही है। ताबड़तोड़ ऑफिस का काम घरों से, स्कूल की पढ़ाई घर बैठे, सब्जी फल सैनिटाइज हो रहे हैं, दूरियां अच्छी हैं, विदेश नहीं देश प्यारा लग रहा है। तो कितने बदलाव हैं आगे अभी और। क्या नेतागिरी का टाइम टेस्टेड तौर तरीका भी बदल जाएगा? मंच, माला, माइक क्या नेताओं के लिए सपना हो जाएगा? रैली, रंगबाजी, भाषण, भीड़, नारे, नाम, पोस्टर, प्रचार, जनता दरबार, क्या सबका रूप बदल जाएगा? नेता क्या वोटर से केवल ऑनलाइन मिल पाएंगे? वोटर चुनाव के बाद वैसे भी नेताजी से मिलने को तरसते थे, क्या नेताजी के पास न मिलने का कोरोना लाइसेंस भी अब रहेगा? वोट क्या ईवीएम के बजाय आधार कार्ड और वोटर कार्ड के जरिए ऑनलाइन डाले जाएंगे? क्या नतीजों के बाद अब हारने वाला मशीनों पर ठीकरा नहीं फोड़ पाएगा? वोट खरीदू नेता क्या बिकाऊ वोटर को ऑनलाइन शराब और कंबल भिजवाएंगे, या रिश्वत में अब मास्क और सैनिटाइजर भी दिए जाएंगे? कोरोना की लड़ाई में खाली हो रहे खजाने के बावजूद फ्री का राशन, बिजली, पानी और लोन माफिया जारी रहेंगी क्या? जीत के बाद नेताजी का शपथ ग्रहण भव्य समारोह में होगा, या दूरी बनाकर 4 लोग मौजूद होंगे और नेट पर लोग दूर से दर्शन करेंगे? तो मामला पारंपरिक नेतागिरी के लिए भी संगीन ही है। अब तरीके 2 ही हैं, बदलाव या बदला। और इस वायरस से बदला लेने वाली हैसियत तो फिलहाल नजर नहीं आती। बाकी जो है सो है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।